ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड रतन वॉन्डर नियर द पोस्ट ऑफिस। ये क्वेश्चन कब उस इंसिडेंट से रिलेटेड है जब आपका जो पोस्ट मास्टर है वो चला गया था, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस से निकलकर जब वो कलकत्ता की तरफ बढ़ चुका था उस टाइम पे। यस हिमांशु। मैम थोड़ा नीचे कीजिए ना पहले वाला क्वेश्चन एक बार, 2 मिनट के लिए बस। क्वेश्चन 1 to 7 क्वेश्चन आपको चाहिए? बस देखना है मैम। One minute, ma'am. Yes, here is your question number 1 to 7. And again, I'm telling you, जितने भी स्टूडेंट्स में क्लास अटेंड कर रहे हैं, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, ठीक है। बार बार रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन को आंसर करना में टाइम वेस्ट होता है। जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस डिले हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्लास दैट आई एम गिविंग यू दिस चैप्टर। इस क्लास के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप नहीं पूछेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इस अकेले एक चैप्टर में जो ऑलरेडी मैंने आधा बैच 2 में पढ़ा दिया था, पूरा बैच 1 में पढ़ा हुआ है। उसके बाद बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट इतने सारे डाउट ले रहे हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है या किसी वजह से आप सुन नहीं पा रहे हैं, दैट इज अनदर रीजन, ठीक है। लेकिन एक ही क्वेश्चन बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही क्लास में पूछ लीजिए, हर एक क्लास में रिपीट नहीं करना पड़े मुझे। ओके, so after this let's start the questions. I hope जिसके पास भी नहीं था उसने नोट डाउन कर लिया हो क्वेश्चन। यस, so as I was telling, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी 8 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यस रूपेश। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड बोले मॉर्निंग। आप जो क्वेश्चन दिए थे ना, तो एक्चुअली क्वेश्चन जो समझाते हैं तो आप चैप्टर पढ़े हैं तो ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ चुका है कि क्या क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, लेकिन लिख नहीं पाते हैं मैम। कैसे लिखे वो नहीं लिख पाते हैं, कितना भी कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता है। नहीं, जैसे भी लिखना है आपको खुद ही से लिखना है। आप लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं चेक कर लूंगी, लेकिन लिखना तो आपको खुद ही से पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सारे आंसर लिखवाने शुरू कर दूंगी तो फिर आप नहीं सीख पाओगे खुद से लिखना। आप खुद से लिखिए, मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चेक करके फिर आपको वापस कर दूंगी जो नहीं, भी आप एरर होगा। तो आज के बाद से नहीं पूछना, तो वही तो अभी तो आज भी जो दे रहे हैं क्वेश्चन वो भी तो लिखने का नहीं कोशिश। नहीं, वो खुद से पूछना मतलब ये नहीं कि बार बार एक ही क्वेश्चन। जैसे अगर आपको डाउट हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप लिख नहीं पा रहे, ये अलग बात है। आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपसे बता दूंगी क्या गलती हो रही है। क्योंकि मुझे पता है, जब मैंने इतनी अच्छे से चैप्टर समझाया है, 2 बार ऑलरेडी आप चैप्टर ये पढ़ चुके हैं, तो फिर आपको डाउट नहीं है, आपको सिर्फ लिखने में दिक्कत है। तो वो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर आपको लिटरेचर पढ़ाऊँ, फिर ग्रामर पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ बताइए? वो टाइम फिर आपका वेस्ट होते जाएगा। आप लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे ही लिखने की कोशिश करिए। चाहो तो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप जो चैप्टर है उससे हेल्प ले सकते हो। क्या लिखना है आप एक बार लिखने का कोशिश तो करो। बिना कोशिश करे आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं लिख पाता है, ठीक है। जो भी आंसर है जैसा भी है आप लिखो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे आंसर करना है, ये अलग रीजन है। मैं आपको बता भी रही हूँ कि क्या क्या चीजें लिखनी है। तो इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो सिर्फ यही कि आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो इंग्लिश में। अब इसमें फिर मैं आपको एक एक सेंटेंस यहाँ पर लिखवाने लगी तो फिर आप कभी खुद से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। वो आपको खुद ही से लिखना होगा। आप मुझे सेंड कर दो, मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगी कि क्या गलती आपने की है। आपको याद रहेगा कि क्या गलती की है, दोबारा नहीं करोगे। लेकिन मैं अगर एक एक का आंसर फिर आपको लिखवाने लगी तो फिर एक तो ये बहुत लंबा खींचेगा, और दूसरी बात कि आप फिर कभी खुद से लिखना सीखोगे नहीं।
हमेशा तो मैं नहीं रहूंगी लिखवाने के लिए, यहाँ पर सीखने के लिए आए हो तो सीखो कैसे लिखना है। ठीक है, अपने से लिखिए, मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं अपना ईमेल आईडी आपको दी हूँ, नहीं दी हूँ, ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। मेरे ईमेल आईडी पे आप एक पीडीएफ बनाकर जितने भी आंसर लिखते हैं उसको सेंड कर दीजिए। उसको करेक्ट करके या तो मैं क्लास में बता दूंगी कि क्या करेक्शन करना है। यस, इफ यू हैव डन टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बहुत बच्चों ने किया भी और बहुत बच्चों ने मुझे सेंड भी किया था। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल, इसीलिए मैं उनको करेक्शन करके दे नहीं पाई, लेकिन मेरे पास करेक्शन करके रखा हुआ है। मैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, मैं उनको सेंड कर दूंगी जिन्होंने भी मुझे सेंड की थी। यस, आई हैव सीन अ फ्यू स्टूडेंट हैव सेंड मी। ठीक है, इसी क्लास में बैच 1 बैच 2 के भी कुछ स्टूडेंट हैं, दोनों ही बैचेस से मुझे 2-3 बच्चों ने सेंड किया था। यस, आई हैव सीन दैट, बच्चे जिसका भी आया था मैंने सीन किया है, बट मैं करेक्शन करके रखी हुई हूँ। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से, इसीलिए मैं आपको सेंड नहीं कर पाई थी करेक्शन, बट आई विल सेंड इट टू यू, ओके, एज सून एज पॉसिबल। यस, तो आज यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं विद इन टाइम ड्यूरेशन, एंड नेक्स्ट क्लास से आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 says, why did Ratan wander near the post office? पहली बात तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन किस पार्ट ऑफ द चैप्टर के किस पार्ट से ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन किया जा रहा है आपका चैप्टर के उस पार्ट से जब जब पोस्ट मास्टर है वो ऑलरेडी बोर्ड पे चला गया था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो वहां पर बोर्ड पे बैठ के खुद को सांत्वना दे रहा था कि उसने जो किया है, रतन को अकेले यहाँ पर जो छोड़ा है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने सब कुछ सोच समझ के उसके लिए जितना सही हो सकता था उतना उसने किया है। ठीक है, yes, if there is no question related to this question that I am discussing, please wait until I have discussed all the question here. आपके जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वेट करिए, उसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना कहाँ से है, जब पोस्ट मास्टर वहां से जा रहा होता है, तो रतन वहां से जब भाग जाती है, जब वो उसको अपनी सैलरी देने की कोशिश करता है, तो वो भाग के कहाँ जाती है, वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जाती है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस की तरफ वो जाती है, क्यों जाती है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। वाई डिड रतन वंडर नियर द पोस्ट ऑफिस के पास वो क्यों जाती है, मतलब जब वो भाग जाती है वहां से, जब पोस्ट मास्टर उसे अपनी सैलरी दे रहा होता है, तब वो वहां से चली जाती है बिना उसकी सैलरी लिए, वो रोते रोते वहां से भाग जाती है। वो भाग के जाती कहाँ है, पोस्ट ऑफिस जाती है। तो वो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो पोस्ट ऑफिस के पास क्यों जाती है। ये क्वेश्चन है आपका, जिसको आंसर करना कैसे है। आंसर में आपको इतनी चीज लिखनी है, क्या क्या चीजें लिखनी है। रतन को पहली बात तो ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि उसके जो पोस्ट मास्टर हैं, उसके जो दादा हैं, वो उसे फिर से लेने के लिए वापस शायद आ जाए। तो इस उम्मीद में वो पोस्ट ऑफिस के पास बैठती है, ताकि वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर पूरे गांव में ना जाए, उसे पोस्ट ऑफिस के पास वो रहे, तो रतन अगर पोस्ट मास्टर उसे वापस लेने आए तो वो उसे तुरंत मिल जाए। दूसरी बात ये कि उसके पास अभी कोई इमीडिएट प्लान नहीं था फ्यूचर के लिए, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करे, इसलिए उसका जो नियरेस्ट होम था, घर की तरह जो उसका एक आप कह सकते हैं घर की तरह जो लगता था उसे, वो पोस्ट ऑफिस ही था। तो इसीलिए क्योंकि उसे वहां घर जैसा लगता था, इसीलिए जब वो दुखी हुई तो वहां पोस्ट ऑफिस के पास ही चली गई। ये दोनों रीजन आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। पहला क्या कि उसे उम्मीद थी, उसे अभी भी होप था कि पोस्ट मास्टर वापस आएगा उसे लेने के लिए। ठीक है, रतन, व्हाई डिड रतन वंडर नियर द पोस्ट ऑफिस, बिकॉज she still hoped that the postmaster will come back and take her with him to Kolkata, to his home. Second, she considered post office as her home for a long duration. ठीक है, जब तक पोस्ट मास्टर वहां था, पोस्ट ऑफिस उसका घर था रतन का, तो वो उसे घर जैसा ही समझती थी, इसीलिए वो वहां पर सेफ्टी के लिए, जहाँ उसे घर लगता था, अभी कहीं और वो नहीं सोच पा रही थी कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस ही चली गई। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई डाउट?
if there is anyone having any doubt in question number 8, just listen to carefully. जो भी मैं बता रही हूँ एक बार ध्यान से सुनिए। अगर सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि मैंने कहा, अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आंसर आपको दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। तो रिपीट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है ये तब का क्वेश्चन पूछ रहा है जब पोस्ट मास्टर जो है वो अपनी नाव में चला गया था। पोस्ट मास्टर अपने बोट पे बैठ गया था और वो खुद को ये दिलासा दे रहा था फिलॉसफी बोलकर कि बिछड़ना और मिलना तो होता रहता है संसार में, तो अगर रतन को मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ तो कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद एक पैराग्राफ यहाँ पर बताया गया था लास्ट में कि रतन के बारे में, कि रतन के पास कोई फिलॉसफी नहीं थी, वो पोस्ट ऑफिस में बैठ के रो रही थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है कि रतन जो है वो पोस्ट ऑफिस के पास क्यों गई या पोस्ट ऑफिस के पास क्यों जा रही थी, ठीक है। रतन से ये आपसे पूछा जाए कि रतन क्यों जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? रतन वहां क्यों गई? पहला दो चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों चीज मेंशन करनी है इस आंसर में। पहला क्या मेंशन करना है आपको कि रतन जो थी, रतन को अभी भी उम्मीद था कि पोस्ट मास्टर जो है वो उसे वापस लेने आ सकता है, तो उसे कहीं और ढूंढने ना जाना पड़े, इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस में ही उसका इंतजार कर रही थी। Ratan was hoping that the postmaster would come and take her to his home or to Kolkata. ठीक है। सेकेंड थिंग, उसके पास घर कहलाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, ठीक है। उसका जो जब तक पोस्ट मास्टर वहां उस गांव में था, रतन के लिए पोस्ट ऑफिस ही उसका घर था, तो उसे वहां सेफ्टी लगता था, उसे वही अपना घर लगता था। तो जब पोस्ट मास्टर वहां से चला गया, yes, Sikander, your statement is correct, ठीक है। that could be the theme of your story also, you can write that in the theme also, yes। तो यहाँ पर सेकेंड थिंग क्या है कि पोस्ट मास्टर रतन के लिए पोस्ट ऑफिस उसका घर जैसा था, तो जब पोस्ट मास्टर उसे छोड़ के चला गया तो वो पोस्ट ऑफिस में ही रह रही थी, क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं था, उसके पास और कोई घर नहीं था कहने के लिए। So she didn't have anywhere else to go. That's why she was wandering near the post office, because that was her home for a long duration. ये दो चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। Am I clear now on question number 8? Okay, so there is no further doubt coming up here. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका 1-2 नंबर का आ सकता है, ये हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। टू विच प्लेस द पोस्ट मास्टर बिलोंग, ये आपका कोलकाता हो जाएगा। ये वन लाइनर भी हो सकता है और एमसीक्यू भी हो सकता है। वेयर वॉज ही पोस्टेड? ही वॉज पोस्टेड इन द विलेज नेम ओलापुर, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आप है और वन लाइनर बनाकर 2 नंबर के भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा सोचने की, ओलापुर यू से है बच्चे, ओ से नहीं। राइट द स्पेलिंग केयरफुली, चैप्टर पढ़ के स्पेलिंग, हाँ ओलापुर यू से है, ओ से नहीं। तो उसमें स्पेलिंग देख लीजिएगा, ना कलकत्ता की स्पेलिंग गलत करिएगा अगर लिखने के लिए आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर इज ओलापुर? बच्चे क्या करना है तुमको? ओलापुर जाना है क्या? पढ़ो ना यहाँ पर, अननेसेसरी क्वेश्चन मत करो, ठीक है। क्लास में जो चीज पढ़ने के लिए है उस पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की तुम लोग इतनी बातें करते हो, इसीलिए तुम्हारा सिलेबस इतना पीछे चल रहा है। जिस टाइम पे मैंने बीसीए की क्लास शुरू की थी, उसी टाइम पे मैंने बीबीएम की क्लास शुरू की थी। बीबीएम तुमसे 2 चैप्टर आगे चल गया है और बीसीए अभी तक वहीं पे बैठा हुआ है। तुम लोग आलतू फालतू क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है। इधर उधर की क्वेश्चन मत किया करो, जहाँ जो पढ़ा रहे हैं वही सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द पोस्टमास्टर फेल्ट इन द विलेज, व्हाट वर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मूड। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो पोस्टमास्टर है वो विलेज के बारे में, यानी कि ओलापुर के बारे में क्या सोचता था, ठीक है, और क्या रीजन था कि वो उसका मूड वैसा था या उसका
जो नजरिया था ओलापुर के बारे में या अपने बारे में, वो क्यों बना ऐसा, ठीक है। मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मूड, मतलब अगर उसे वहां पर रहना था या अगर उसे वहां पर ऐसा लगता था, कैसा भी लगता था, वो क्यों लगता था। तो ये दोनों रीजन, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ मिला के ये लॉन्ग आंसर भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड ही फेल्ट अबाउट द विलेज या इन द विलेज, मतलब उसे विलेज के बारे में या खुद को वहां जब वो रह रहा था, नहीं नहीं, नॉट अबाउट द लिटरेसी, हाउ डिड ही फेल्ट, मतलब उसे खुद वहां पर कैसा लगता था, ठीक है। जैसे कि वहां पर वो किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था, तो उसे अपना जैसा नहीं लग रहा था। दैट इज द मेजर रीजन व्हाई ही वाज वेरी सिक टू गो होम, ठीक है। उसे घर की याद इतनी ज्यादा इसीलिए आती थी क्योंकि वहां पर ओलापुर में कोई उसे अपना जैसा नहीं लगता था, ठीक है। अदर देन रतन, उसके अलावा और कोई नहीं था जिससे वो ढंग से बात करता था। और जब घर की याद बहुत ज्यादा आ रही थी तब वो रतन को भी भूल गया था। दैट मीन्स यस, लाइक अ फिश विदाउट वाटर, नहीं, आउट ऑफ द वाटर। यस, ही वॉज फीलिंग अलोन, यस ही वॉज लोनली, ये सारी उसकी फीलिंग्स थी। तो वो लोनली फील करता था, वो आउट ऑफ द वाटर, फिश आउट ऑफ द वाटर जैसा फील करता था। या फिर आप लिख सकते हैं he was very uncomfortable and he was not able to connect to the village, ये भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप आंसर करना चाहते हैं थोड़ा लंबा करके, तो इसमें ये सारी, यस, इल एट ईज, वो तो उसको स्ट्रेंजर से बात करने में लगता था, वही चीज मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आप दो तरह से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें आप एक 3-4 लाइन लिख सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अदरवाइज अगर बहुत सारा नंबर का आता है, मान लीजिए 5-6 नंबर का आ रहा है, तो what you have to do is you have to mention all the things that is mentioned in your paragraph in the chapter। क्या क्या चीजें मेंशन है चैप्टर में, मेंशन है चैप्टर में। अच्छा, और वन मोर थिंग, मैं कभी कभी बहुत तेज बोलने लगती हूँ ना, तो नेटवर्क की वजह से मेरी वॉइस कट जाती है। तो अगर आपको कुछ वर्ड नहीं सुनाई दे तो यहाँ पर लिख देना चैट बॉक्स में कि मैम रिपीट कर दीजिए, ठीक है। या बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं आप, थोड़ा स्लो हो जाइए, ये चीज आप मेंशन करके बताइए, ठीक है। सिर्फ ये लिख देने से कि मैम समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे प्रॉब्लम एग्जैक्टली पता नहीं चलती कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा। जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली यहाँ मेंशन करो कि मैम थोड़ा स्लो हो जाइए या दोबारा रिपीट कर दीजिए, या ये क्वेश्चन में ये चीज लिख सकते हैं क्या। इस तरह के जायज क्वेश्चन जो है, अच्छे क्वेश्चन पूछा करो, तब जवाब करने में आसानी होता है, अच्छा लगता है। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बड़ा नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ये 5-6 नंबर का आ जाए, तो इसको कैसे आंसर करेंगे। इसमें जैसे कि हमारे पोस्ट मास्टर में वहां पर जो स्टोरी है उसमें क्या क्या मेंशन चीजें हैं, उसमें मेंशन है कि हमारा जो पोस्ट मास्टर था उसे बहुत लोगों से बातें करना अच्छा नहीं लगता था, स्ट्रेंजर्स से बातें करने में वो कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। It was not mentioned in the story that the villagers were uneducated, तो आप ये चीज मेंशन नहीं कर सकते हैं। I have told you repeatedly, जो चीजें आपके स्टोरी में मेंशन नहीं है वो खुद से ऐड मत करो, ठीक है। आपको क्या पता कि वहां पर जो विलेजर्स थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जस्ट बिकॉज दे वर्क इन अ फैक्ट्री डजंट मीन दैट दे आर अनएजुकेटेड, एंड प्लस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ होल विलेज टू बी अनएजुकेटेड। वहां पर कोई ना कोई तो होगा ना जो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वहां पर जो चीजें मेंशन नहीं है स्टोरी में उसे ट्राई करिए कि अवॉइड करिए। देखिए शॉर्ट स्टोरी में होता क्या है, शॉर्ट स्टोरी में बहुत सारी चीजें अनकही रह जाती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर अप नहीं किए जाते। रतन का आगे जाके फ्यूचर में क्या होता है, पोस्ट मास्टर अपने घर जाके क्या करता है, या जो गांव होता है उसमें अगर जो अगला पोस्ट मास्टर आता है वो कैसा बिहेव करता है, जो गांव होता है उसके लोग रतन के लिए कुछ करते हैं या नहीं, ये बहुत सारी चीजें अनकही रह जाती हैं। तो वहां पर जो चीजें हैं स्टोरी में मेंशन, उन्हीं चीजों से रिलेटेड, मतलब इसको ना आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की तरह समझो, ठीक है। जैसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जानते हैं क्या होता है, उसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर जितना पैराग्राफ में लिखा है उसी से आपको रिलेटेड आंसर करना है। अगर उससे ज्यादा किया तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यही केस आपका शॉर्ट स्टोरी में भी है। अगर आपकी शॉर्ट स्टोरी में जो चीजें मेंशन नहीं है
अगर आपने उस हिसाब से आंसर किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। बच्चे ग्रामर पढ़ाने के लिए मुझे कुछ ज्यादा पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। आई कैन टीच यू, बट द थिंग इज कि ग्रामर टेक्स अ लॉट, ग्रामर इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इफ यू मिक्सर, मिक्सर क्या होता है बच्चे? मिक्सर वर्ड मत यूज करिए, ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स, गुड वर्ड्स, ठीक है। Postmaster was not good in making friend, or he was not friendly. He was not comfortable with talking to stranger. That is why he was not able to adjust in the village, or he was not able to make friends with the villagers. Also, the villagers यहाँ पर mention मैं वही कर रही हूँ जो आपको चैप्टर में लिखा है, वो चीज यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या चीज यहाँ पर चैप्टर में मेंशन है? चैप्टर में मेंशन है कि आपके जो विलेजर्स हैं ओलापुर के, they were mostly factory workers, indigo factory workers, and they don't have the luxury to talk, or they were not very good company for others. ये चीज आपके स्टोरी में मेंशन है, इस चीज को आप लिख सकते हैं, that they were not good company for other people or other member in the village, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हैं। सेकेंड चीज क्या लिखेंगे? पोस्टमास्टर वॉज हिमसेल्फ नॉट कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर, वो अनजान व्यक्ति से बात करने में बहुत झिझकता था, ठीक है। या तो ऐसा लगता था कि वो बहुत प्राउड है, या फिर वो अनकंफर्टेबल फील करता था। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या मेंशन कर सकते हैं? दैट he came from a large city. Calcutta was at that time also, कलकत्ता जो थी वो उस टाइम भी बहुत बड़ी सिटी थी। That was the central hub, ठीक है। तो उस केस में कलकत्ता से एक आदमी आकर अगर गांव में बसता है, बहुत छोटे से गांव में, तो उसे अनकंफर्टेबल लगेगा ही। So that is why, because he came from a very large city, that is why he was not able to adapt the behavior, or you can say the culture of a small village. That is why he was uncomfortable with the villagers. तो ये तीन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि पोस्टमास्टर जो है वो घर जैसा नहीं समझता था विलेज को, दैट ही वाज not comfortable with the villagers, not friendly with the villagers, he did not have a good relationship with the villagers. तो ये तीन रीजन आपको लिखनी है। किसके लिए कैसा फील करता था पोस्टमास्टर? ही फेल्ट फिश आउट ऑफ द वाटर, या ही डिडंट फेल कंफर्टेबल इन दैट विलेज, या ही डिडंट फेल एट होम इन द विलेज। इन चीजों को आप लिखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम रिपीट करने, लास्ट टाइम आपको बोला जैसे कि मैंने, पहला चीज क्या लिखना है? पहली बात तो हाउ डिड द पोस्टमास्टर फेल्ट इन विलेज, इसका आंसर होगा दैट ही वाज, ईदर यू कैन राइट, ईदर का मतलब इनमें से जो सेंटेंसेस मैं बता रही हूँ उसमें से एक लिखना है। पहला सेंटेंस लिख सकते हो, या ही वाज इल, he felt like fish out of the water. सेकेंड सेंटेंस लिख सकते हो, he was not comfortable or friendly with the villagers. थर्ड थिंग लिख सकते हो that he did not felt as home in ओलापुर। इन तीनों में से एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हो इसका आंसर करने के लिए। किसका आंसर करने के लिए? ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोस्टमास्टर फेल्ट, इतना आंसर करने के लिए आपको इन तीनों में से कोई एक, बाकी का जो हिंदी में तो कितना बार बोल दिया बच्चे, हिंदी में बोला ना कि वो पोस्टमास्टर जो है वो घर जैसा नहीं समझता था ओलापुर को, उसे घर जैसा नहीं लगता था वहां पर, वहां लोगों से वो दोस्ती नहीं कर पा रहा था, और उसे हमेशा अनजान व्यक्ति से बात करने में अच्छा नहीं लगता था, तो उसे वहां पर कोई अकेलापन लगता था, ठीक है। तो दिस वाज ही वाज दीस थिंग्स ही वाज फीलिंग इन द विलेज, ठीक है। क्यों लगता था, मतलब रिस्पॉन्सिबल क्या है फैक्टर्स, उसमें क्या क्या लिखोगे? पहला लिखोगे दैट ही that the villagers were mostly factory workers and they were not good company। मतलब क्या कि villagers जो है वो फैक्ट्री वर्कर थे, उनके पास वो लग्जरी नहीं थी कि वो किसी से बैठ के आराम से बात कर पाए, ठीक है। तो वो अच्छी कंपनी यानी कि लोगों से अच्छे से बात करने में सक्षम नहीं थे। दूसरा, that he was not comfortable with talking to the strangers।
हमारा जो पोस्ट मास्टर था वो खुद ही बहुत शाय किस्म का था, शर्मीला किस्म का था, तो वो अनजान लोगों से बात नहीं कर पाता था अच्छे से, या तो वो बहुत प्राउड फील करता था या फिर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता था। तीसरा रीजन, दैट he came from a very large city and he was not comfortable with the situation or the surrounding or the environment in the Olapur village। मतलब क्या कि वो बहुत बड़े सिटी से आया था, कोलकाता से आया था, और विलेज जो था ओलापुर वो बहुत छोटा था, तो उसका इन्वायरमेंट या सराउंडिंग उसके वो कंफर्टेबल उसमें सराउंडिंग में नहीं हो पा रहा था। ये तीनों चीजें, चारों चीजें आप ध्यान रख लीजिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर। he was not exactly arrogant, he come out as arrogant। मतलब वो एरोगेंट था नहीं अंदर से, वो दिल का अच्छा था, लेकिन वो जब बात करता था तो वो अच्छे से बात नहीं कर पाता था। वो ऐसा लगता था जैसे वो मतलब विलेजर्स से घमंड में बात कर रहा है। ठीक है, उसे अच्छे से बात करना नहीं आता था अनजान लोगों से। जैसे आप किसी अनजान से बात करते हैं तो बहुत आराम से पूछेंगे कि भाई साहब आप कहाँ से हैं, कहाँ आना हुआ, कैसे आना हुआ यहाँ पर, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से करेंगे। लेकिन वो इस तरह नहीं बात कर पाता था, वो शर्मीला किस्म का था, या उसे बात करना पसंद नहीं था अनजान व्यक्ति से, जो भी रीजन हो, वो अच्छे से अनजान लोगों से बात नहीं कर पाता था। तो हो सकता है कि जब उससे कोई पूछे कैसे हो, तो वो बोलता था कि हम ठीक है, आपको क्या मतलब, ऐसे करके बोल देता होगा। ठीक है, शेमफुल नहीं, शेमफुल नहीं, शेमफुल मतलब शर्मिंदा होना, तो वो शर्मिंदा नहीं था, वो शर्मीला था, ही वाज शाय। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोस थिंग्स। यहाँ पर जो आपका रीजन है, ठीक है, दो रीजन है आपका। क्या क्या रीजन है यहाँ पर, वो आपको शर्मीला नहीं बोलना है, शाय बोलना है। ठीक है, शाय का मतलब क्या होता है कि वो, हाँ, शाय का मतलब होता है कि वो शर्मीला किस्म का था, वो बातचीत नहीं करता था अनजान लोगों से। शेमफुल का मतलब होता है कि वो शर्मिंदा था, तो वो शर्मिंदा नहीं था। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, सबको पता चल गया क्या बोलना है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया कि कैसे आंसर करना है इसको। बच्चे स्क्रीन पे राइट कैसे हो रहा है, मेरे से हो रहा है क्या? चलिए, तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया है। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 तक चलते हैं। Who was रतन and what did she do for postmaster? यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में आ सकता है, दो मार्क्स में आ सकता है, या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है। Who was रतन आपका एमसीक्यू में आ जाएगा, ऑर्फन गर्ल हो सकता है, ये जो भी आंसर आप डालोगे एमसीक्यू में अदर आंसर हो सकते हैं। कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। शी वॉज एन ऑर्फन गर्ल इन द विलेज ऑफ कोल्हापुर। व्हाट डिड शी डू फॉर पोस्टमास्टर? वो पोस्टमास्टर के लिए क्या करती थी? इसका सेम वन लाइनर आंसर, शी यूज्ड टू डू ऑड वर्क फॉर पोस्टमास्टर, एंड फॉर दैट, हाँ, एंड फॉर दैट पोस्टमास्टर यूज्ड टू let her sleep outside his shed and share food for with her। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक अनाथ लड़की थी। पहला का आंसर, हु वाज रतन का आंसर क्या, कि वो एक अनाथ लड़की थी। व्हाट डिड शी डू फॉर पोस्टमास्टर, मतलब वो और जॉब यानी छोटा मोटा काम करती थी पोस्टमास्टर के लिए, और उसके लिए वो उसे अपने घर के सामने रहने देता था और उसके साथ खाना शेयर करता था। इतना ही आंसर आपको करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्लास से करेंगे बच्चे, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें आप तब लिख सकते हो बच्चे, ये जितना चीजें आपने लिखा है ना कि वो अपने पास की मेमोरी शेयर करता था, बातचीत करता था, ये सारी चीजें आप तब लिखोगे जब वो बहुत ज्यादा नंबर का आंसर हो। लेकिन ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हु वाज रतन तो आपका एमसीक्यू आ जाएगा। व्हाट डिड शी डू फॉर द पोस्ट मास्टर हो सकता है आपका 2 नंबर या 1 नंबर का है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं है, क्योंकि इतना ही आपको बताना है इसमें कि वो और जॉब करती थी, मतलब छोटे मोटे काम करती थी पोस्ट मास्टर के लिए, और उसके बदले पोस्टमास्टर उसे वहां रहने देता था और खाना देता था। बस इतना ही आंसर करना है। इसके अलावा तभी आंसर करोगे आप, और ज्यादा तभी लिखोगे
तब जब इसका नंबर ज्यादा हो, ठीक है, 3 या 4 नंबर का आ जाए तब आप ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा आप ऐड नहीं करोगे। उसके बदले में फॉर द ऑड जॉब दैट रतन यूज टू डू, ये सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं कि फॉर द ऑड जॉब दैट ऑड वर्क दैट द रतन यूज टू डू, postmaster used to provide her with shelter and food and share his food with her। बच्चे जरूरी नहीं है कि सारा आपका ऑब्जेक्टिव ही आए, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो ये जान लो कि अगर सारा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आया तो वो ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि आपको आंसर करने में क्या है कि आप कुछ भी लिख दोगे, कम से कम 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस आपका सही रहेगा, तो यू कैन गेट 1 or 2 मार्क्स फॉर द आंसर। बट एमसीक्यू में यू हैव टू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, देन मार्क्स गया आपका, ठीक है। सो प्रे दैट ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट एमसीक्यू, ठीक है। जितने एमसीक्यू आएंगे वो बेसिकली आपके आसान तभी होंगे जब आपको चैप्टर पूरा अच्छे से याद है, क्या है उस चैप्टर में, क्या उसमें आंसर हो सकता है पॉसिबल, तभी आपके लिए एमसीक्यू आसान है। अदरवाइज लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आर मच बेटर। फिर वही आलतू फालतू की क्वेश्चन तुम लोग करने लगे, अरे लेट योरसेल्फ स्टडी फर्स्ट, देन आप फिर ध्यान दो ना बाकी चीजों पे। क्वेश्चन नंबर 12, which 2 incidents of her childhood were remembered by रतन, मतलब उसके बचपन के कौन से 2 इंसिडेंट थे जो उसे याद है। पहला इंसिडेंट कि उसके फादर उसके हर शाम जब आते थे तो उसके साथ शाम को खेलते थे। दूसरा इंसिडेंट उसका जो भाई के साथ जब वो पॉन्ड के पास खेलती थी। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 और 4, जिसमें उसकी सॉरी फर्स्ट या सेकंड में ये क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसका जस्ट पैटर्न अलग है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट डिड रतन रिमेम्बर फ्रॉम हर, yes, what did Ratan remember from her past memories, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, which two incident of her childhood were remembered by रतन। ये दोनों ही इंसिडेंट जो है या ये दोनों ही क्वेश्चन जो है सेम है, बस पैटर्न अलग है, ये दिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, इसमें सेम ही आंसर आपको दोनों ही क्वेश्चन में लिखना है कि उसे अपने बचपन की कौन सी 2 इंसिडेंट याद थे और उसको अपने बचपन के या पास्ट की कौन सी मेमोरीज याद है, ये दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विद व्हाट फिलॉसफी द पोस्टमास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्टमास्टर ने क्या बोलकर खुद को सांत्वना दिया था या क्या बोलकर खुद को समझाया था कि रतन को अगर वो छोड़ के जा रहा है तो वो ठीक कर रहा है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, या उसे वापस नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 फिर से बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर 8 और 9 फिर से बता देंगे। Question number 13 is with what philosophy the postmaster consoled himself। ये जो philosophy है, जो हमारा सेकेंड लास्ट पैराग्राफ था, उसमें पोस्टमास्टर ने ये बोला था कि दुनिया में बिछुड़ना और मिलना एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे कोई बच नहीं सकता है। आप बहुत सारे लोगों से फिलॉसफी का मतलब होता है कुछ ऐसे बातें जो आपकी लाइफ में यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास पोस्टमास्टर का वो चैप्टर है तो मैं आपको चैप्टर में से दिखा दूं। yes, I have that document. Let me share that document and then I can show you। तो डॉक्यूमेंट मैं शेयर करके आपको बताती हूँ कि इसमें क्या लिखना है। फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? फिलॉसफी का मतलब होता है वो चीजें जो आप जैसे मोटिवेशन के लिए आप कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है, कि यू शुड नॉट गिव अप, यस। तो यहाँ पर लास्ट चैप्टर लास्ट लाइन जो था हमारा, यस दिस वन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर गिवन है जो कि पोस्टमास्टर ने खुद को सोचा था। यस, ये पैराग्राफ, लुक एट दिस पैराग्राफ।
ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़िए, इसमें क्या गिवन है। So the travelers born on the breast of the swift flowing river consoled himself with philosophical reflection, ठीक है, on the numberless meetings and partings going in the world. Numberless meeting and partings, ये उसका philosophical reflection मतलब ये philosophy थी जिसको सोचकर उसने अपने आप को संभाला था या अपने आप को कंसोल किया था। क्या सोचकर? मीटिंग्स एंड पार्टिंग्स इज गोइंग, मतलब एक वक्त पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब आप किसी से मिलते हैं उसी टाइम पे कोई किसी से बिछड़ रहा होता है। ऑन डेथ द ग्रेट पार्टिंग फ्रॉम विच नन रिटर्न, और एक जो डेथ है वो सबसे बड़ा बिछुड़ने वाला इंसिडेंट है जहां से कोई कभी लौट के नहीं आया है। तो यही फिलॉसफी जो है पोस्ट मास्टर ने अपने आप को बोली, ठीक है। ये जब आंसर करोगे ना तब इसमें यहाँ पर पूरा लाइन यहाँ पर रिपीट कर देना, ठीक है। ऑन द नंबरलेस मीटिंग एंड पार्टिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ऑन डेथ द ग्रेट पार्टिंग फॉर विच नन रिटर्न, ये चीज रिपीट करके आप बोलोगे दिस वॉज द फिलॉसफी दैट the postmaster used for consoling himself, which means that that he was parting with Ratan and he might meet someone else or Ratan might meet someone else. ये चीज आप लिख सकते हो, अदरवाइज वहीं तक काफी है कि उसने क्या फिलॉसफी खुद को दी। अंडरस्टूड? यस यस, ये आपका यही फिलॉसफी है। लाइफ इज फुल ऑफ सेपरेशन एंड आफ्टर ऑल द डेथ इज द अल्टीमेट सेपरेशन, ये भी आपका लिख सकते हो। अदरवाइज देखो जो क्वेश्चन में आपका जो चैप्टर में गिवन है वो पूरा वैसे ही लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये पूरा ऐसे लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। यू जस्ट हैव टू रिमाइंड द पीपल दैट व्हाट द फिलॉसफी वाज दैट कंसोल्ड द पोस्टमास्टर व्हेन ही वाज फीलिंग सैड फॉर लीविंग रतन इन द विलेज। जब उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसने रतन को छोड़ दिया वहां पर तो उसने क्या किया ऐसा जिससे उसको खुद को उसने कंसोल किया, खुद को उसने समझाया कि नहीं वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये फिलॉसफी थी। ये आप एज इट इज लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर में, या फिर जैसे यहाँ पर लिखा है इस बच्चे ने नहीं बच्चे, मिलना और बिछड़ना फिलॉसफी नहीं है। ये जो लिखा गया है ना, यस, मनीष कुमार ने जो लिखा है, लाइफ इज फुल ऑफ सेपरेशन एंड आफ्टर ऑल द डेथ इज अल्टीमेट सेपरेशन, दिस लाइन इज कॉल्ड फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब ये जो चीजें आप अपनी लाइफ में ढाल सकते हैं, जो चीजें आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का डाउट था किसी को, वो क्लियर अप कर देते हैं, उसके बाद आज का सेशन एंड करते हैं। Okay, question number 8. Why did Ratan wander near the post office? Again, I am telling you, ये question तब का है। अगेन यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत सारा बात हो रहा है, ठीक है, ये सब बंद करिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए, चैप्टर पे ध्यान दीजिए। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। आज जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है पोस्ट मास्टर से, वो अभी क्लियर अप कर दो, ठीक है। अभी भी आपके पास 15 मिनट्स है, यू हैव 15 मिनट्स, जो भी डाउट है अभी पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 में किसी को डाउट था तो मैं रिपीट कर देती हूँ। Why did रतन wander near the post office? पोस्ट ऑफिस के पास रतन क्यों गई? जब पोस्ट मास्टर वहां से चला गया और रतन को उसने पैसे देने की कोशिश की, अपने मंथ की सैलरी देने की कोशिश की, तो वो वहां से भाग जाती है रोते रोते, और भाग के जाती कहाँ है? पोस्ट ऑफिस जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए पूछा जा रहा है कि रतन वहां पर पोस्ट ऑफिस क्यों गई। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि रतन को पहली बात तो उम्मीद थी कि जो पोस्ट मास्टर है वो उसे लेने आएगा, उसे घर लेके जाएगा, वापस ढूंढने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस में उसका इंतजार कर रही थी। सेकंड,
दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि पोस्ट ऑफिस के अलावा उसका बहुत दिनों से कोई और घर नहीं था, यानी कि जब से पोस्ट मास्टर वहां आया था तब से रतन के लिए पोस्ट ऑफिस ही उसका घर था। वो वहीं रहती थी, वहीं उसका काम करती थी और वहीं उसका घर था, वहीं खाना खाती थी, वहीं रहती थी आसपास में। तो इसीलिए उसके पास कहीं और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, इसीलिए उसका वो रिलेटिवली एक तरह से उसके लिए वही घर था। इसीलिए वो जब दुखी हुई कि पोस्ट मास्टर उसे नहीं लेके जा रहा है या उसे छोड़ के जा रहा है, तो वो अपने घर की तरफ जो उसे घर लगता था वहीं पर वो चली गई। तो यहाँ पर ये दोनों चीज आप आंसर में मेंशन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टू विच प्लेस द पोस्ट मास्टर बिलोंग, मतलब वो पोस्ट मास्टर हमारा कहाँ से था? कलकत्ता से था। वेयर वॉज ही पोस्टेड, वो पोस्ट मास्टर की पोजीशन हायर करने के बाद कहाँ पे पोस्टेड हुआ? ओलापुर के गांव के नाम का जगह था, वहां पर वो पोस्टेड हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर फेल्ट इन द विलेज, मतलब कि पोस्ट मास्टर में को कैसा लगता था विलेज में? वो ओलापुर में जब रहता था तो उसे कैसा लगता था? मतलब उसे वहां पर लोनली लगता था, अकेलापन लगता था। ठीक है। वो वहां पर गांव वालों से घुल मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रेज फिश आउट ऑफ द वाटर। ये फ्रेज यूज हुआ है उसकी वो फीलिंग्स बताने के लिए कि वो वहां पर घुल मिल नहीं पा रहा था ओलापुर के विलेजर्स के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रीजन था? व्हाट वाज द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मूड, मतलब क्या रीजन था कि वो उस तरह फील करता था? पहला रीजन ये था कि वो खुद बहुत शाय था, वो अनजान व्यक्तियों से बात नहीं करता था। यस, तो एज आई वाज टेलिंग, यहाँ पर आपका जो रीजन क्या था उसका ऐसा फील करने का? पहला रीजन ये था कि वो बहुत शाय था, वो अनजान लोगों से बात नहीं कर पाता था अच्छे से। दूसरा रीजन ये था कि जो ओलापुर के विलेजर्स थे वो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो वो उस चीज को, मतलब वो अच्छे से बात कर पाए किसी से। ठीक है, ढंग से बात कर पाए। ठीक है, वो अच्छी कंपनी नहीं थे, दे वर नॉट, दे डिडंट हैव द लग्जरी एंड were not good company for the other members। ठीक है। तीसरा रीजन क्या था कि वो कलकत्ता को बहुत याद करता था, वो एक बहुत बड़ी सिटी से आया था, तो वो छोटा सा गांव ओलापुर उसे कल्चर, उसका जो सराउंडिंग था, उसका जो एनवायरनमेंट था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था उसमें। ये सारी चीजें आप क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे। यस, सिकंदर, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर रीजन स्पेसिफाइड नहीं है कि वो रतन को क्यों छोड़ के गया, बट जैसा कि आप सोच सकते हैं कि उस एनवायरमेंट में, ठीक है, सॉरी उस टाइम में, ठीक है, जब ये स्टोरी लिखी गई थी, ठीक है, ये स्टोरी 17th सेंचुरी में लिखी गई है या 18th सेंचुरी में लिखी गई है या 19th सेंचुरी में लिखी गई है। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करता था, उस टाइम में कल्चर अलग था। ठीक है, आप किसी को भी अपने घर आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, एक लीगल बाउंड्रीज होती थी। प्लस वहां पर उस टाइम भी बहुत कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा सकता था रतन के, अगर वो पोस्ट मास्टर के साथ चली जाती। इवन दो वो उसे अपना भाई मानती थी और पोस्ट मास्टर भी उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता हो, लेकिन फिर भी जो गांव के लोग होंगे या फिर हो सकता है कलकत्ता में जो लोग रहते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। पोस्ट मास्टर की फैमिली उससे एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत सारी बातें वहां पर मैटर करती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों से बचाने के लिए पोस्ट मास्टर ने यही सोचा होगा पॉसिबली कि क्योंकि ओलापुर वही गांव है जहां पर वो बच्ची हमेशा से रहती है, तो हो सकता है कि उसे घर के कुछ जानने वाले लोग हों या फिर कोई साथ में आस पड़ोस वाले लोग हों जो उसका वहां पर ख्याल रख सके। 13 बता दें? ओके। टू मेमोरीज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। टू मेमोरीज क्या रतन को याद थी कि वो पहली तो ये कि वो उसके फादर जो थे, जब वो शाम को काम करके घर आते थे तो वो उसके साथ खेलते थे। दूसरा, जब वो अपने भाई के साथ पॉन्ड के पास खेलती थी। ये दोनों चीजें आप इन क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विद व्हाट फिलॉसफी द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ, अभी दिखाया था जो वहां पर पोस्ट मास्टर ने बोला था कि देर आर इन
at a time in the world there are number of meeting and parting going on, मतलब कि एक बार में इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में आपको बहुत सारे ऐसा जगह मिलेंगे जहां पर कोई किसी से मिल रहा है और जहां कोई किसी से बिछड़ रहा है, और जो डेथ है वो सबसे अल्टीमेट यू कैन से सेपरेटिंग है, जहां से कोई कभी लौट के नहीं आया है। ये फिलॉसफी पोस्ट मास्टर ने खुद को कंसोल करने के लिए, खुद को समझाने के लिए सोची या बोली, ताकि उसे बुरा ना लगे कि वो पोस्ट मास्टर वो रतन को वहां पर छोड़ आया है उस गांव में। Yes, any more questions? I hope everyone has noted down all the questions. अरे कितनी बार रिपीट करें बच्चे। 2 इंसिडेंट ऑफ अ चाइल्डहुड वर रिमेम्बर्ड बाय रतन, जो पहली मेमोरी उसके फादर के बारे में, जो उसके फादर के बारे में उसे याद थी कि वो जब शाम को आते थे काम करके तो उसके साथ खेलते थे। दूसरी जो वो अपने भाई के साथ खेलती थी जब वो घर जाती थी, सॉरी पॉन्ड के पास रहती थी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप क्वेश्चन नंबर 12 में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, okay, let me see question number 5. Okay, question number 5 हमारा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 था what happened when postmaster fell sick। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि पोस्ट मास्टर को कैसा फील हुआ जब वो बीमार पड़ा। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर के बारे में लिखना है, रतन के बारे में नहीं। यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा है कि व्हाट डिड रतन डू व्हेन द पोस्ट मास्टर फेल सिक। तो ये क्वेश्चन में रतन के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है पोस्ट मास्टर के बारे में। पोस्ट मास्टर को कैसा लगा जब वो बीमार पड़ा, उसको क्या हुआ जब वो बीमार पड़ा। पहली बात तो उसे घर की याद आई, उसे मदर या सिस्टर के पास जाना था, उसे अपने घर के औरतों के पास जाना था, मदर के पास जाना था। तो इतना ख्याल रखने के बाद पोस्ट मास्टर का रतन अगर इतना ख्याल रख भी रही थी तो भी उसे घर की बहुत ज्यादा याद आने लगी। उसे अब इस गाँव में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसीलिए जैसे ही वो ठीक हुआ उसने ट्रांसफर की अर्जी, ट्रांसफर का एप्लीकेशन अपने पोस्ट ऑफिस में हेडक्वार्टर में भेज दिया। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। आई होप ईच एंड एवरी डाउट इज क्लियर्ड अप टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। उस टाइम आलतू फालतू के क्वेश्चन इधर उधर से मत करना बच्चे। प्लेलिस्ट मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन सारे वीडियोस अपलोडेड है आपके क्लास के। 22 मेरे ख्याल से आपकी लास्ट क्लास हुई थी, 22 तक आपके सारे क्लासेस के वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट नहीं बनाया है मैंने, लेकिन अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर क्लास का चाहिए तो आप बोल देना, अदरवाइज अगर मेरे को टाइम मिलेगा अगर आज, तो मैं प्लेलिस्ट बना के शायद रख भी दूँ। ठीक है, यस, नेक्स्ट चैप्टर हम सेल्फिश जायंट पढ़ेंगे बच्चे। सेल्फिश जायंट बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर भी है। और मेरे ख्याल से बैच 1 में तो क्लियर हो ही गया है। जो बच्चे, अच्छा ये भी है कि जो कुछ बच्चों को बैच 2 से बैच 1 में डाला गया था, उन लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर वैसा कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि ये चैप्टर रिपीट हो जा रहा है। और आप लोग भी जो बच्चे पढ़े हुए हैं, आप लोग का रिविजन हो रहा है, तो एक तरह से आप पढ़ सकते हैं दोबारा से। हाँ, ओके, तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो गया है। अगर किसी को भी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप आंसर जो है वो लिख के मुझे सेंड कर दो, तो मैं चेक करके आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीजें गलती हैं। वो जो आपका प्रॉब्लम है ना कि लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, लिख नहीं पा रहे हो का दिक्कत यही है कि आपने कभी ट्राई नहीं किया है लिखने का। आपको या तो हेल्प मिल गई है कहीं से, या फिर आपने गूगल से सर्च करके ट्राई किया है लिखने का। खुद से ट्राई करिए, उससे क्या होता है ना कि अगर आपको गलती करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये सेंटेंस लिखने का कोशिश किया था, उसमें मैम ने ये वाली गलती निकाली, तो ऐसा मुझे नहीं करना है सेंटेंस में। ये चीज याद रहेगी ना तो दोबारा गलती करोगे नहीं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश लिखने के लिए या बोलने के लिए ग्रामर आना चाहिए।
दैट इज अ वेरी यू कैन से इट इज अ मिथ, ठीक है, वो सही बात नहीं है। आपको लिखने और बोलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होता है, क्योंकि लिखना और बोलना एक कम्युनिकेशन का पार्ट है और कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। लैंग्वेज इज जस्ट अ बैरियर, ठीक है, वो एक मीडियम है। तो लैंग्वेज सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आप कोशिश करिए आंसर लिखने का, ठीक है, और इससे क्या होगा ना, अगर मैं हेल्प कर दूंगी आपको आंसर लिखने में तो फिर आप हमेशा यही दिमाग जो है ना वो चलाना बंद कर दोगे। जो थोड़ा बहुत खुद से लिखना चाहते हैं ना, वो बच्चे भी यही सोचेंगे अरे मैम तो लिखवाई देती है, हम नहीं लिखेंगे खुद से। और उसमें क्या होता है कि उनका विल पावर खत्म हो जाता है खुद से सीखने का। और ये विल पावर कभी नहीं खत्म होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर। आपके पास हमेशा ये विल पावर रहना चाहिए कि आपको खुद से कोशिश करनी है, समझे? चलिए ठीक है, इफ देर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। अरे ऐसे कैसे नहीं लिख पाते हैं? जो भी लिखने का बन रहा है ना वही लिखो, ठीक है, जो जैसा समझ में आ रहा है। कितना भी तुम गलत लिखोगे ना, तो जब लिखोगे तभी तो पता चलेगा कि गलत लिखा है कि सही लिखा है, ठीक है। जो लिखोगे तभी तो पता चलेगा कि गलत लिखा है कि सही लिखा है। तुम लिखो तो सही, उसके बाद मैं बताऊंगी कि गलत लिखा है कि सही लिखा है। तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि मैम लिख ही नहीं पाते हम, ठीक है। पहले ही डिसीजन नहीं लेना है, पहले कोशिश करके देखिए। जो लिख रहे हो, जैसा लिख रहे हो, कितना भी गलत लिख रहे हो, जैसे आपको आ रहा है वैसा लिखो। कोशिश करिए को और अपने से सीख के लिखो, ठीक है। अपने से दिमाग लगाओ कि कैसे हम सही लिख सकते हैं ज्यादा आंसर। अपने से दिमाग लगाइएगा तो खुद सीखिएगा ना, तब आपके पास वो क्यूरियोसिटी जो है सीखने की वो अच्छे से रहेगी। अदरवाइज वो क्यूरियोसिटी जहाँ खत्म हो गई ना तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। चलिए अटेंडेंस मैंने ले लिया है, किसी को भी और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज का सेशन एंड करते हैं। लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टार्ट द चैप्टर सेल्फिश जायंट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा है दैट इज वेल एंड गुड, प्लीज शांति से सुनिएगा जो चीजें मैं समझाऊंगी, ठीक है। पीडीएफ मैंने बना दिया है उसका, मैं नेक्स्ट क्लास आपको क्लास शुरू होने से पहले सेंड कर दूंगी, एक बार देख लेना, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से बैच 1 के स्टूडेंट के पास तो होगा ही, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास आ जाएगा। ओके ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।